फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट मनी हाइस्ट। हाँ भाई, फिल्मी एक्सप्लेनर। मैंने भी सोचा कि अपने चैनल का नाम फिल्मी एंटरटेनमेंट से बदलकर फिल्मी एक्सप्लेनर रख लूं। तो चलिए मनी हाइस्ट के सीजन 1 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत इसके लास्ट एपिसोड से ही स्टार्ट होती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रकेल और प्रोफेसर की कैसे मुलाकात होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोफेसर रकेल के साथ बात करता है। प्रोफेसर रकेल को कहता है कि मैंने आपको अभी टीवी पे देखा था, क्या आप वही है जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है? रकेल उसे कहती है कि हाँ, मैं वहाँ पर एक नेगोशिएटर का काम कर रही हूँ। प्रोफेसर रकेल को पूछता है कि नेगोशिएटर काम कैसे करता है, मतलब आप उन लुटेरों से कांटेक्ट कैसे करते हो? रकेल उसे बताती है कि हमारा काम होता है ऐसे लुटेरों से बात करना और उनसे कुछ टाइम मांगना, ताकि हम प्लान करके आम आदमी की जिंदगी बचा सके। और इन सारी बातों को टोक्यो हमें अपनी नरेटर वॉइस में बता रही होती है। साथ ही टोक्यो हमें ये भी बताती है कि उन्होंने 20 घंटे में 52 मिलियन नोट छाप लिए थे। साथ ही उन लोगों को वहाँ पर लग रहा था कि जिस स्पीड से वो लोग काम कर रहे हैं उस स्पीड से उन लोग ही पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टोक्यो की लव स्टोरी की वजह से उनका प्लान खतरे में आ गया था। साथ ही टोक्यो हमें ये भी बताती है कि अच्छे से अच्छे प्लान की भी प्यार वाट लगा सकती है। इसके बाद हमें रॉयल मेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे होस्टेजेस लेटे होते हैं। तभी वहाँ पर बर्लिन आता है और मोनिका को जगा कर ये कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। बर्लिन मोनिका ऑस्लो और डेनवर के साथ में एक लेटर लेकर रॉयल मेंट के गेट के पास पहुँचता है। इसके बाद रॉयल मेंट का गेट खोला जाता है जहाँ पर पुलिस अपनी पोजीशन ले लेती है और मोनिका द्वारा ये अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि अंदर जितने भी हॉस्टेजेस है वो सभी सुरक्षित है और सारे हॉस्टेजेस का ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही वो ये भी बताती है कि जितने भी अंदर हॉस्टेजेस है सभी ने लुटेरो जैसी ही ड्रेस पहनी हुई है। अगर पुलिस ने अंदर आने की कोशिश की या फिर गोली चलाने की कोशिश की तो हम में से कोई भी मर सकता है। और ये सारी चेतावनी देने के बाद प्रोफेसर की टीम और मोनिका रॉयल मेंट के अंदर चले जाते हैं। प्रोफेसर की टीम अंदर आने के बाद काफी सारे हॉस्टेजेस डर जाते हैं। बर्लिन वहाँ पर कहता है कि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस हमें कोऑपरेट करिए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। साथ ही आप लोगों को अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, हम आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे। तभी वहाँ पर मोनिका कहती है कि मुझे अबॉर्शन पिल की जरूरत है। एलिसन ये कहती है कि मुझे मेरा फोन चाहिए, मुझे सोशल मीडिया से अपनी एक पोस्ट डिलीट करनी है। तब वहाँ पर बर्लिन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें अगर कोई वीडियो कॉल करना है तो तुम कर सकती हो, लेकिन हम तुम्हें इंस्टाग्राम चलाने नहीं देंगे। साथ ही बर्लिन वहाँ पर कहता है कि आप लोग यहाँ पर बोर हो गए होंगे, मेरे पास आपके लिए कुछ काम है। बर्लिन एक बूढ़े एम्प्लॉय और एलिसन के बॉयफ्रेंड को बुलाता है। उन लोगों को वो मॉस्को के पास भेज देता है। मॉस्को उन लोगों को बताता है कि तुम दोनों को यहाँ पर जमीन में एक गड्ढा खोदना है, अब बिना बातें करे काम पर लग जाओ। दूसरी तरफ एलिसन अपने परिवार वालों को एक वीडियो बनाकर भेज रही होती है जिसमें वो ये कहती है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। साथ ही वो ये भी कहती है कि मेरे इंस्टाग्राम पे जो न्यूड पोस्ट है वो मैंने नहीं डाली, मेरे ही एक फ्रेंड ने धोखे से डाली है। उसका ये मैसेज पूरा होने के बाद रियो वहाँ पर आके कहता है कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन लोगों की बातें वहाँ पर चली रही होती है। तभी वहाँ पर टोक्यो आती है। उन लोगों को साथ में बात करते हुए देख के टोक्यो की काफी जलती है। वहाँ पर टोक्यो रियो को साइड में ले जाकर बात कर रही होती है। उस मौके का फायदा उठाकर एलिसन सोशल मीडिया पे चली जाती है और इंस्टाग्राम से उस न्यूड पोस्ट को डिलीट करने की कोशिश करती है। वही बाहर बैठी पुलिस को ये पता चल जाता है कि रॉयल मेंट के अंदर किसी का मोबाइल शुरू है और पुलिस वाले उसके मोबाइल को हैक करके उसके कैमरे के एक्सेस से वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसा करते समय रियो उसे देख लेता है और रियो उसका मोबाइल तोड़ देता है, लेकिन इसी बीच उस 6 सेकंड की वीडियो में रियो का चेहरा कैद हो जाता है और पुलिस वालों को ये पता चल जाता है कि अंदर रियो नाम का एक लड़का है जो कि साइबर सिक्योरिटी को हैक करना जानता है। साथ ही अंदर 67 फोन भी है जो कि उन्हीं हॉस्टेजेस के हैं। वही रेकल को कॉल किया जाता है और उसे बताया जाता है कि हमने उन लुटेरों में से एक लुटेरे का चेहरा देख लिया है, आप जल्दी से आइए और इस केस को वापस से हैंडल कीजिए। तभी फटाफट रकेल अपने हेडक्वार्टर आती है और हेडक्वार्टर आकर रियो के उस फोटो को देखती है और तभी वहाँ पर वो वापस से प्रोफेसर को कॉल लगाती है। प्रोफेसर वहाँ पर रकेल पर गर्म हो जाता है और उसे कहता है कि मैंने आपको कहा था कि अंदर शॉट नहीं जानी चाहिए, फिर भी आप लोगों ने अंदर शॉट भेजी, ऐसी गलती फिर नहीं होनी चाहिए। साथ ही वो कुछ मेडिसिन और पानी की सप्लाई उन लोगों से मांगता है और वो कहता है कि इन
सारी चीजों को एक ट्रांसपेरेंट बैग में लाया जाए। रकेल उसकी सारी शर्तें मानती है। प्रोफेसर रकेल को उसे कॉल करने की वजह पूछता है। रकेल उसे बताती है कि हमें तुम्हारे एक साथी का फोटो मिल गया है और जल्दी ही अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो हम तुम्हें ऑन द स्पॉट मार देंगे। लेकिन प्रोफेसर रकेल की बात पर विश्वास नहीं करता। रकेल उसे बताती है कि अंदर 67 मोबाइल है, वो भी होस्टेजेस के नाम के साथ। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? ये कहकर रकेल फोन काट देती है। इसके बाद प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करता है और उससे कहता है कि अंदर कोई सीक्रेट कैमरा है, क्योंकि अभी अभी मुझे पुलिस ने बताया कि अंदर एक लुटेरे की फोटो उन्हें मिली है। साथ ही उस दीवार की भी फोटो उन लोगों को मिल गई है जिस पर सारे होस्टेजेस के फोन लगाए हैं। ये बात सुनने के बाद बर्लिन अपने काम पर लग जाता है और वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर सारे होस्टेजेस होते हैं और उन लोगों को कहता है कि मुझे पता है तुम में से किसी एक ने ही वो फोटो लीक की है और सच सच बताओ कि तुम में से वो कौन है। लेकिन उसके बाद का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी वहाँ पर बर्लिन उन लोगों को कहता है कि आप लोग सभी अपने कपड़े उतारे। वो लोग मजबूरी में कपड़े उतार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रियो आ जाता है। ये बात सुनने के बाद बर्लिन को काफी गुस्सा आता है और बर्लिन रियो को अपने साथ ले जाता है और ऑस्लो और हेलसिंकी को बुलाकर उनके साथ रियो को भेज देता है। इसके बाद हमें आर्थरो और वही एलिसन के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि जमीन में गड्ढा खोद रहे होते हैं और वो लोग वहाँ पर बात करते हैं कि मैंने अभी अभी प्लास्टिक बॉम्ब और कुछ बारूद देखा है। हम लोग गड्ढा तो उन लोगों के लिए खोद रहे हैं, लेकिन वो लोग जब यहाँ से जाएंगे तो वो लोग हमें मार देंगे। मेरे पास यहाँ से बच के निकलने का एक प्लान है। मेरे कोट के जेब में एक मोबाइल रखा हुआ है। अगर तुम मेरे मोबाइल के पास पहुंच जाओगे तो पुलिस को कॉल करके ये सारी बातें बता देना। उन लोगों की बातें चल ही रही होती है। तभी वहाँ पर मॉस्को आ जाता है। मॉस्को को देखने के बाद वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद आर्थरो नाटक करता है और मॉस्को को कहता है कि मैं अभी बहुत थक गया हूँ, मेरे से और ज्यादा काम नहीं हो सकता। ये बात सुनने के बाद मॉस्को आर्थरो को वहाँ भेज देता है जहाँ पर सारे होस्टेजेस होते हैं। इसके बाद आर्थरो मोनिका से बात करता है और उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ से निकलने का एक प्लान है। अगर तुम बस मेरे ऑफिस तक पहुंच जाओ तो मेरे कोट के जेब में एक मोबाइल रखा हुआ है जिससे तुम पुलिस को कांटेक्ट कर देना। इससे हम सबकी जान बच जाएगी। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि रकेल और एंजल रियो के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक कर रहे होते हैं। वो लोग वहाँ पर ये मालूम करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि रियो का किसी के साथ कॉम्बिनेशन है या नहीं। तभी एंजल रकेल को बताता है कि यहाँ से 3 महीने पहले रियो यहाँ पर आया था और उसने सारी सिक्योरिटी को चेक किया था। इसके बाद हमें रॉयल मिंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑस्लो बैठा होता है। वहीं पर कुछ हॉस्टेजेस अपनी मेडिसिन लेने के लिए आए हुए होते हैं। वहाँ पर मोनिका भी होती है और मोनिका छुपके से आर्थरो का मोबाइल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर डेनवर आ जाता है। मोनिका डर जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि डेनवर ने उसे मोबाइल निकालते हुए देख लिया है। डेनवर उसके पास आता है और उसे अबॉर्शन पिल देता है और उसे कहता है कि हो सके तो इस बच्चे को मत मारना, मेरे पास कुछ पैसे है वो तुम रख लो। उन लोगों की वहाँ पर बातें चल रही होती है। तभी वहाँ पर बर्लिन आता है। डेनवर बर्लिन को देखते हुए नाटक करता है और मोनिका को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और जाओ यहाँ से निकलो। मोनिका वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे आर्थरो के फोन का नोटिफिकेशन बज जाता है। फिर बर्लिन को पता चल जाता है कि मोनिका के पास मोबाइल है। तब वहाँ पर बर्लिन डेनवर को आदेश देता है कि मोनिका को जान से मार दिया जाए। इसके बाद हमें घायल रियो को दिखाया जाता है। रियो को घायल टोक्यो देख लेती है। रियो के पेट से थोड़ा सा खून निकल रहा होता है। टोक्यो को ऐसा लगता है कि ऑस्लो और हेलसिंकी ने रियो को जानबूझ के मारा है। तभी टोक्यो वहाँ के कैमरे के पास जाती है और उन कैमरास को गोली मारकर फोड़ देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रकेल उसी कैफे में बैठी होती है जिस कैफे में वो पहले भी आई थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रोफेसर भी आ गया है और रकेल से वो बातें करना शुरू करता है। तभी वहाँ पर रकेल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो प्रोफेसर के सर पर बंदूक लगाती है और उसे कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। मुझे पता है कि तुम रिपोर्टर हो और सच्चाई जानने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। पहले तो प्रोफेसर डर गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि रकेल को उसके प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया है। लेकिन जब प्रोफेसर रिपोर्टर ये शब्द सुनता है तब वहाँ पर प्रोफेसर नाटक शुरू कर देता है और रकेल को कहता है कि मैं तो यहाँ रोज आता हूँ, तुम चाहे तो इस कैफे के ओनर को भी पूछ लो। तभी वहाँ पर कैफे का ओनर उन दोनों की लड़ाई शांत करता है और रकेल को बताता है कि ये यहाँ पर रोज आता है। इसके बाद प्रोफेसर अपने अड्डे पर आता है जहाँ पर उसे टोक्यो ने वीडियो कैमरा पर गोली मारी थी ये वीडियो दिखता है। उसे टोक्यो का कॉल आता है। टोक्यो प्रोफेसर को कहती है कि अगली बार किसी ने भी रियो पर हाथ उठाया तो वो उसे जान से मार देगी, चाहे हो तुम
हो या फिर तुम्हारा कोई भी आदमी। वहाँ पर प्रोफेसर टोक्यो को कहता है कि तुम्हारे प्यार की वजह से हमारी सब वाट लगी है, उस कैमरे की वजह से तुम्हारा भी फोटो पुलिस वालों को मिल गया है और अब तुम्हारी और रियो दोनों की पहचान पुलिस वालों को पता चल गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेनवर मोनिका को मारने के लिए एक वॉशरूम में ले आता है। वहाँ पर मोनिका काफी चिल्लाती है, काफी रोती है और डेनवर से अपनी जान की भीख मांगती है और तभी वहाँ पर एक गोली चलने की आवाज आती है और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।